Hello everyone, welcome to Maths Than and I Zia welcome you all to the classes of Political Science। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट आइडिया ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को एंड दैट पर्टिकुलर आइडिया इज इक्वालिटी। तो आज के इस लेक्चर में समझेंगे इक्वालिटी क्या होता है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिन्होंने अपना व्यूज दिए और अपना पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करा। उसके बाद डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी को समझेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट अस डायरेक्टली डाइव इनटू दिस लेक्चर ऑफ इक्वालिटी। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस टर्म इक्वालिटी का क्या मतलब है। देखो, जब भी हम ये टर्म इक्वालिटी सुनते हैं तो हमें एक ही चीज समझ में आती है और वो है समानता, है ना, कि हर इंसान बराबर हो। एंड इन सिंपल टर्म्स इक्वालिटी का मतलब भी यही है। इट मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। दैट मीन्स कि किसी भी इंसान के पास कोई स्पेशल प्रिविलेज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रिमेंबर, या आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि जब कॉलोनियल टाइम्स थे, जब हम ब्रिटिश रूलर्स के अंडर थे, तो कुछ पब्लिक ऑफिसर्स के नाम के आगे टाइटल्स लगते थे। फॉर एग्जाम्पल, लॉर्ड विलियम बेंटेक, सर जॉन साइमन। तो ये क्या होते थे? स्पेशल प्रिविलेजेस होते थे जो ये दिखाते थे कि ये पर्टिकुलर इंसान किसी एक ओहदे में ऊंचा है, राइट। एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, यानी कि सबको बराबरी। तो इक्वालिटी ने ये एक्सप्लेन करा, ये अब समानता से हमें ये समझ में आता है कि देयर इज एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। मतलब कोई किसी से बहुत ऊंचा नहीं है ना। और सभी को हम समानता से ट्रीट कर रहे हैं, एवरी वन इज इक्वल, सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट कर रहे हैं। उसी को हम इक्वालिटी बोलते हैं, इजंट इट। लेकिन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इक्वालिटी डज नॉट नेसेसरीली मीन्स यूनिफॉर्मिटी। यानी कि इक्वालिटी का मतलब हमेशा बराबरी लाना भी नहीं होता। लेकिन क्या होता है? रिकॉग्निशन ऑफ इक्वल वर्थ ऑफ इंडिविजुअल। यानी हर इंसान को इक्वल सम्मान मिले, ठीक है, उसका इक्वल इंपॉर्टेंस हो सोसाइटी में। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान को आप बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं और कोई आपके लिए मैटर भी नहीं करता, ठीक है ना। तो इक्वालिटी का मतलब सबको बराबर ट्रीट करना नहीं है, लेकिन हर इंडिविजुअल को, हर एक व्यक्ति को एक इम्पोर्टेंट महत्व देना, उसकी सोसाइटी में इम्पोर्टेंस को समझना भी एक इक्वालिटी है, ठीक है। और इक्वालिटी एक मॉरल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रिंसिपल है। हाउ? देखो, मॉरल, मॉरल मीन्स नैतिक, सामाजिक, सोशल, राइट, कि सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो एवरी इंडिविजुअल शुड बी कंसिडर्ड एज इक्वल, हर किसी की इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इकोनॉमिक, व्हेन वी आर ट्रेडिंग, या जब भी हम इकोनॉमिक्स में डील कर रहे हैं, व्हेन वी आर अर्निंग मनी, तो हर इंसान के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए लाइवलीहुड या अपना रोजगार कमाने की। सिमिलरली पॉलिटिकल, यानी पॉलिटिकल लाइफ में भी, अपने देश के पॉलिटिक्स में भी हर इंसान को इक्वल राइट्स हो पार्टिसिपेट करने के, वोट करने के, इलेक्शंस कंटेस्ट करने के। सो पॉलिटिकल स्फेयर में भी ये चीज लागू होती है। कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स जैसे हैरोल्ड जे लास्की ने कहा कि इक्वालिटी इज द डिनायल ऑफ ऑल स्पेशल प्रिविलेजेस। यानी व्हेन देयर इज एब्सेंस, जहां जो हमने यहाँ पढ़ा था, व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑल स्पेशल प्रिविलेजेस, दैट इज इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू लास्की। उसके बाद बार्कर ने एक्सप्लेन किया कि इक्वालिटी मीन्स फेयर एंड एजुकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल टू डेवलप। यानी क्या? समानता का अर्थ है सभी के विकास के लिए निष्पक्ष और समान अवसर मिले, यानी सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को तो आप बहुत सारी नौकरी दे रहे हो, उनके लिए बहुत सारे रास्ते आपने ओपन कर दिए, एंड सेम सेम कंट्री में रहने वाले दूसरे ग्रुप को, सेम सिटीजन्स को आप प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो। तो बार्कर के अकॉर्डिंग इक्वालिटी का मतलब था कि जब आप सभी को समान अपॉर्चुनिटीज दो ताकि हर सिटीजन डेवलप कर सके, राइट। तो आई होप इक्वालिटी का मतलब आपको समझ में आया होगा। समानता या फिर इक्वालिटी का मतलब है कि किसी भी इंसान के पास कोई स्पेशल प्रिविलेजेस ना होना। दूसरा, इक्वल ट्रीटमेंट सबको मिलना। और पॉलिटिकल थ्योरी में सिर्फ यूनिफॉर्मिटी ही नहीं, बल्कि हर इंसान का इक्वल महत्व होना चाहिए, हर इंसान को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ये भी इक्वालिटी कहता है। इक्वालिटी एक सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रिंसिपल है। और हैरोल्ड जे लास्की और बार्कर ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी थी इक्वालिटी को लेकर, ठीक है। तो आई होप द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इज क्लियर यहाँ तक। मूविंग ऑन, let us now understand what are the dimensions and types of equality, ठीक है।
तो क्या होती है डायमेंशंस एंड टाइप्स ऑफ इक्वालिटी? देखो, डायमेंशंस का मतलब होता है कि इक्वालिटी के कितने प्रकार हो सकते हैं, ठीक है? समानता के कितने प्रकार हो सकते हैं, एंड सिमिलरली टाइप्स। तो सबसे पहला है फॉर्मल वर्सेस सब्सटैंटिव इक्वालिटी। क्या है फॉर्मल इक्वालिटी और क्या होती है सब्सटैंटिव इक्वालिटी? लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड दैट। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है? फॉर्मल, जैसे आपने वर्ड फॉर्मेलिटी भी सुना होगा, है ना? जब हम बोलते हैं अपने फ्रेंड्स को भी या किसी को कि चलो चलो फॉर्मेलिटी मत करो, यानी इतना लीगैलिटीज में मत जाओ। तो फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब है कि कानून की नजरों के सामने हर इंसान बराबर है। दैट इज व्हाट फॉर्मल इक्वालिटी इज, कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड द सेम वे रिगार्डलेस ऑफ कंडीशंस, यानी कैसी भी परिस्थितियों में हर इंसान को कानून के सामने इक्वल ही रखा जाएगा। हर हर इंसान, हर इंडिविजुअल, चाहे वो बहुत अमीर हो या बहुत गरीब, तो कानून की नजर में सब बराबर है। ठीक है, ये होता है फॉर्मल इक्वालिटी, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। और लीगल और पॉलिटिकल इक्वालिटी भी फॉर्मल इक्वालिटी के परव्यू में आते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कहीं लिखा है फॉर्मल इक्वालिटी एंड लीगल इक्वालिटी, मोर और लेस बोथ आर द सेम, ठीक है? क्योंकि लीगल और पॉलिटिकल इक्वालिटी भी फॉर्मल इक्वालिटी में आती है। फॉर्मल का मतलब होता है रिलेटेड टू लॉ, ठीक है? जहां पर भी इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नजर में हर इंसान बराबर है, उसको बोला जाता है फॉर्मल इक्वालिटी। Substantive equality क्या होता है? Let us understand that. Substantive equality recognizes unequal starting position, provide affirmative actions to ensure real equality. Substantive equality का मतलब है कि हमें एक अपने समाज में नजर आ रहा है कि हर इंसान बराबर नहीं है, ठीक है? तो उस केस में सरकार क्या करेगी कि कुछ एफर्मेटिव एक्शंस लेगी, यानी कुछ ऐसे एक्शंस लेगी जिससे वो लोग जो अनइक्वल है या जो नीचे है या जो पिछड़े हुए हैं, वो बराबरी पर आ सके, यानी उनको भी इक्वालिटी मिल सके। तो ऐसी चीजें करना या ऐसे एक्शंस लेना, एफर्मेटिव एक्शंस लेना, जिससे कि रियल इक्वालिटी इंश्योर की जा सके। इसका एग्जाम्पल है जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया। तो रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया क्या करती है कि हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है, ताकि वो भी क्या कर सके, समाज में अपनी अच्छी जगह बना सके, राइट? तो ये है पहली डायमेंशन, जो है फॉर्मल एंड सब्सटैंटिव इक्वालिटी। फॉर्मल मतलब इक्वालिटी अंडर लॉ, कि कानून की नजर में हर इंसान बराबर है। सब्सटैंटिव इक्वालिटी, कि जहां इंसान बराबर नहीं है, वहां गवर्नमेंट एफर्मेटिव एक्शंस ले, यानी वो एक्शंस ले जिससे कि लोगों का सुधार हो सके, या फिर लोग जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सके, स्पेशली वो सेक्शंस जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज रहे हैं, ठीक है ना? एंड नॉट ओनली हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज, अलग अलग कंडीशंस में, फॉर एग्जांपल देयर इज रिजर्वेशंस फॉर वुमेन, राइट? देयर इज रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये सारी जो पॉलिसीज हैं, ये सारी सब्सटैंटिव इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करती है, ठीक है ना? ये सारी एफर्मेटिव एक्शंस हैं जो सरकार लेती है ताकि लोग इक्वालिटी पर आ सके, ठीक है? और अनइक्वालिटी किसी को फील ना हो। अंडरस्टूड? तो दिस इज द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ फॉर्मल वर्सेस सब्सटैंटिव इक्वालिटी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट डायमेंशन समझते हैं, दैट इज योर लीगल इक्वालिटी। अब लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि लीगल इक्वालिटी भी एक फॉर्मल इक्वालिटी का ही एक परव्यू है, एक पार्ट है। और लीगल इक्वालिटी में हमने क्या कहा था? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नजर में सब बराबर है। फिर भी एक बार हम लीगल इक्वालिटी को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, क्या होता है लीगल इक्वालिटी? लीगल इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। जैसे कि मैंने बताया कि हर व्यक्ति कानून की नजर में सामान्य है, एंड आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन एंड इक्वल ट्रीटमेंट अंडर लीगल सिस्टम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के कानून के सामने हर इंसान बराबर है। कानून हर इंसान को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा और इक्वल ट्रीटमेंट देगा, ठीक है? तो ये है लीगल इक्वालिटी, जहां पर लॉ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? एंड देन एज इट सेज, नो पर्सन इज अबव लॉ एंड नो वन इज बिलो इट, ठीक है? ना कोई कानून से ऊपर है और ना कोई नीचे। तो ये होता है बेटा आपका लीगल इक्वालिटी। वेरी सिंपल टर्म्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लीगल इक्वालिटी का मतलब एल फॉर लीगल एंड एल फॉर लॉ, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लीगल इक्वालिटी मतलब कानून की नजरों में हर इंसान बराबर है। और दो फीचर्स है बहुत इंपॉर्टेंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों टर्म्स इफ एट ऑल यू आर फेमिलियर, आपने आर्टिकल 14 में भी पढ़े होंगे। दैट इज अ फंडामेंटल राइट एंड दैट इज व्हाट
राइट टू इक्वालिटी, राइट। तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि वहां भी वो दो चीजें मेंशन करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि हर इंसान को कानून की नजरों में सेम तरीके से ट्रीट किया जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना ही कास्ट की, ना क्लास की, ना जेंडर की, एटसेट्रा। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अमीर इंसान ने एक मर्डर का क्राइम किया है एंड और एक बहुत पुअर इंसान ने मर्डर मर्डर का क्राइम किया है, तो पनिशमेंट्स दोनों के लिए सेम होंगी, राइट। ऐसा नहीं होगा कि इफ ही इज द रिच पर्सन तो इसको सजा बहुत कम दी जाएगी और अगर ये इंसान गरीब है तो इसको बहुत ज्यादा सजा देंगे, ऐसा नहीं होगा। और यही होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ कि कानून के सामने हर इंसान कैसा होता है, कानून के सामने एवरीवन इज इक्वल। अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। Now, what does it mean? देखो, law should provide equal safeguards to all individual in similar situations. यानी कि एक किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में कानून हर इंडिविजुअल को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, हर इंसान को इक्वल सुरक्षा देगा इन ऑल द सिचुएशंस। तो पहली चीज क्या हुई कि कानून की नजरों के सामने सब बराबर है, और दूसरी चीज हर इंडिविजुअल को कानून जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। लॉ विल प्रोटेक्ट with equal safeguards all the individuals in similar situation। ठीक। अब एक कॉन्सेप्ट, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ये जो टर्म है ये दी थी एवी डाइसे ने। ठीक है, एंड रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का शासन, कि वो जगह या वो कंट्री जहां पर सुप्रीम कौन है, कानून। ठीक है, सो दैट इज व्हाट रूल ऑफ लॉ मीन्स। नाउ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ ओवर इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट, एज आई सेड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून का शासन होना, गवर्नमेंट या किसी भी इंडिविजुअल से ज्यादा बढ़कर के कौन है, कानून। ठीक है, अब लीगल इक्वालिटी के कौन से थिंकर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले आते हैं एवी डाइसी। इन्होंने ही ये टर्म रूल ऑफ लॉ को कॉइन किया था और इन्होंने कहा था नो मैन इज अबव द लॉ, कानून से बढ़कर कोई भी इंसान नहीं है। ठीक है, एंड देन लेट अस टेक एन एग्जांपल, रिच एंड पुअर बोथ आर पनिश्ड इक्वली फॉर द सेम क्राइम। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस करा था कि अगर एक बहुत अमीर आदमी मर्डर करता है और एक दूसरी तरफ बहुत गरीब आदमी मर्डर करता है, दोनों को सेम पनिशमेंट दी जाएगी क्योंकि कानून सबसे ऊपर है एंड नो मैन इज अबव लॉ। ठीक है, इक्वल एक्सेस मिलेगा कोर्ट्स का एंड जस्टिस का टू द रिच एज वेल एज टू द पुअर, एंड दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल द केसेस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लीगल इक्वालिटी का मतलब है कि कानून की नजरों के सामने हर इंसान बराबर है, राइट। एंड इसके की फीचर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से मेंशन कर दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत ये दोनों ही फीचर्स आते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर। तो दूसरा डायमेंशन आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट डायमेंशन विच इज योर पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, अब पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है, देखो, जहां वर्ड आए पॉलिटिकल वहां आपको समझ जाना चाहिए पब्लिक। ठीक है, या फिर सिटीजंस ऑफ अ कंट्री। So let us understand. Political equality means all citizens have equal rights and opportunities to participate in political process of the state. So in very simple terms, अपने देश के हर पॉलिटिकल प्रोसेस में हर इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर सके, उसको इक्वल राइट्स मिले। फॉर एग्जाम्पल राइट टू वोट, हर इंसान को इक्वल राइट मिले कि वो वोट कर सके। ठीक है, एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, आप देश में, अपने देश में कोई भी इंसान कंटेस्ट कर सके इलेक्शन, सबको, सबके पास ये अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। इक्वल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस एंड नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कोई भेदभाव नहीं, बिना किसी भेदभाव के आप अपने देश के पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले पाए, उसी को बोलते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी। एम आई क्लियर? एवरी सिटीजन हैज एन इक्वल वॉइस इन गवर्नेंस, यानी देश अपने देश के गवर्नेंस में हर इंसान के पास एक इक्वल राइट होना चाहिए, उसी को कहा जाता है पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, की फीचर्स जैसे राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, इक्वल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस एंड नो डिस्क्रिमिनेशन। अब क्विकली समझ लेते हैं कि ये पॉलिटिकल इक्वालिटी के कौन से थिंकर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आता है वो आता है जे रूसो का। ठीक है? इन्होंने पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था और ये कहा था कि सिटीजन शुड पार्टिसिपेट इक्वली इन फॉर्मिंग द जनरल विल। हमने लिबर्टी के टॉपिक में भी पढ़ा था कि जे रूसो इज एसोसिएटेड विद जनरल विल। ठीक है? उनके अकॉर्डिंग एक देश के गवर्नेंस में उसके लोगों का बहुत ज्यादा रोल होना चाहिए और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में लोगों का सपोर्ट होना, लोगों का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस केस में पॉलिटिकल इक्वालिटी आ जाती है इन पिक्चर। ठीक है? अगर लोगों को पॉलिटिकल इक्वालिटी ही उनके पास नहीं होगी, तो फिर वो कैसे जनरल विल परफॉर्म करेंगे या फिर वो कैसे अपने देश की गवर्नेंस में हिस्सा ले पाएँगे, राइट? तो इसीलिए जे रूसो का मानना है कि एक देश में पॉलिटिकल इक्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हर सिटीज़न बढ़-चढ़ के अपने देश की गवर्नेंस में हिस्सा ले पाए। ठीक है? सेकंड जो दूसरा नाम आप सुनेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी वो है अब्राहम लिंकन का, जिन्होंने डेमोक्रेसी की एक बहुत फेमस डेफिनेशन भी दी थी व्हिच इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो उन्होंने भी पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया था और उन्होंने कहा था कि बिना पॉलिटिकल इक्वालिटी के एक देश सरवाइव नहीं कर सकता। अगर लोगों के पास ही हक नहीं है अपने देश में अपने देश की गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने का, तो फिर वो गवर्नमेंट कैसी हो जाती है? टोटलिटेरियन हो जाती है। ठीक है? देन मूविंग ऑन, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एवरी एडल्ट सिटीजन हैज द राइट टू वोट इन इलेक्शन, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव और लीडर। तो ये चीजें क्या है कि ये डिटरमाइन करती है कि देयर शुड बी पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी हर एडल्ट सिटीजन वोट कर सकता है, राइट? हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने एरिया को, अपने लोकेलिटी को रिप्रेजेंट कर सके या फिर लीडर बन सके। तो यही है पॉलिटिकल इक्वालिटी। आई होप इट इज क्लियर। इन सिंपल टर्म्स पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है अपने देश की गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर पाना, सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिलना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना, ताकि वो अपनी सरकार में या अपने देश की गवर्नमेंट मेकिंग पॉलिसीज में हिस्सा ले सके। ठीक है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डायमेंशन। सो द नेक्स्ट डायमेंशन इज सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब सोशो इकोनॉमिक, दिस वर्ड आप समझ ही गए होंगे, इट मीन्स सोशल, राइट? सामाजिक एंड इकोनॉमिक, आर्थिक। तो अब क्या होता है ये सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी? लेट अस अंडरस्टैंड। देखो, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब है अ कंडीशन वेयर ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल एक्सेस टू बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ensuring a life of dignity। तो इन सिंपल टर्म्स देखो, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, है ना? ये जो आप डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी पढ़ रहे हैं कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हर स्फेयर में, वेदर इट इज लीगल, ठीक है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हर डायमेंशन में, हमारे जीवन के हर डायमेंशन में समान्यता हो, राइट? इक्वालिटी हो, और यही है डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। अब जैसे सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या हुआ कि हर इंडिविजुअल को एक्सेस होना चाहिए, हर इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपना रोजगार कमा सके, राइट? वो अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को अच्छा कर सके। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी, राइट? कि एक इंडिविजुअल हैव इक्वल एक्सेस टू बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, किसी भी इंसान के ऊपर रोक टोक ना लगाई जा सके, वो जितने भी लीगल अपॉर्चुनिटीज हैं वहां से अपना रोजगार कमा सके, एक डिग्निफाइड लाइफ, एक स्टैंडर्डाइज लाइफ जी सके। ठीक है? अब अच्छा, सोशल क्वालिटीज में क्या आता है? एजुकेशन, हेल्थ, जॉब्स, है ना? तो हर इंसान जो है एजुकेशन को ग्रैब कर सके, एजुकेशन ले सके, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज उसके पास हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज उसके पास हो, यही सारी चीजें आती हैं सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी में। और इन स्फेयर्स में किसी भी इंसान के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो, वही इंश्योर करता है सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है? अब इस सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए जो थिंकर आपको पता होने चाहिए वो है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने सपोर्ट किया था इक्वालिटी थ्रू फेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इन थिंकर को हम जस्टिस में भी पढ़ेंगे इन डिटेल, क्योंकि इन्होंने जस्टिस का भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था। और इनके अकॉर्डिंग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है जस्टिस एज फेयरनेस। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पर जॉन रॉस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी। इनका मानना है कि जो वेल्थ के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर होना चाहिए और हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। दैट इज व्हाट जॉन रॉस सेड। ठीक है? तो चलो,
अब आई होप आपको ये फोर्थ डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी भी समझ में आया होगा। देन नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इक्वालिटी वर्सेस लिबर्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वेरी वेरी एग्जाम रेलिवेंट। अक्सर एग्जाम में इक्वालिटी और लिबर्टी के बीच का रिलेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो बेटा, ये जो है ना एक क्लासिक डिबेट है। इसके ऊपर एक, आप कह सकते हो, एक बहस है कि अगर हम सबको बहुत ज्यादा आजादी देंगे तो उससे क्या होगा, इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, राइट? क्योंकि अब क्या होगा कि अगर हमने सबको बहुत ज्यादा आजादी दे दी, ठीक है, कि आपका जो मन कर रहा है आप करो, तो क्या होगा कि इक्वालिटी बरकरार रहेगी क्या? अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, ये प्रॉब्लम और ज्यादा एस्केलेट कर जाएगी, राइट? और अगर हमने सबको बराबर स्थान पे लाकर रख दिया, तो वो भी एक नाइंसाफी हो गई, वो भी एक इनजस्टिस हो गई। क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा कि अगर हमने सबको एक ही बराबर रख दिया, तो फिर जो इंसान ज्यादा केपेबल है, या जिस इंसान में ज्यादा टैलेंट है, या फिर जो ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, उसको उसको उस चीज का रिजल्ट इक्वली नहीं मिलेगा। राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर हर इंसान इक्वल है, राइट, अब देर इज पर्सन ए जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, ठीक है, दूसरी तरफ देर इज पर्सन बी जो हार्डली एनी, जो बहुत ज्यादा मेहनती भी नहीं है, जो बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं डाल रहा है, इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर हमने बोला कि भाई सैलरी तो सबकी एक जैसी होगी पूरे देश में, चाहे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, चाहे एक इंसान कुछ भी नहीं कर रहा, सबको हम एक इक्वल सैलरी देंगे। तो फिर क्या वो चीज़ जस्टिफाइड है? नहीं, वो भी जस्टिफाइड नहीं है। इसीलिए ये डिबेट अक्सर होती है कि इक्वालिटी और लिबर्टी के बीच में हम एक बैलेंस कैसे क्रिएट करें, है ना? हम सबको बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं दे सकते और सबको बिल्कुल इक्वल भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ किस तरफ जाएँगी? इनजस्टिस की तरफ। ठीक है ना? तो इसी को बैलेंस आउट करने के लिए इस डिबेट को हमें समझना ज़रूरी है। ठीक है ना? अच्छा, दिस डिबेट इज़ ऑल अबाउट हाउ टू बैलेंस फ्रीडम दैट इज़ लिबर्टी विथ फेयरनेस दैट इज़ इक्वालिटी। अब जो कोर आइडिया जो मैंने आपको अभी समझाया कि अगर बहुत ज़्यादा लिबर्टी होगी, तो उससे भी इनइक्वालिटी बढ़ेगी, है ना? अमीर अमीर होता जाएगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज़ हैं। और अगर हम सबको बिल्कुल बराबर कर देंगे, तो वो इंडिविजुअल फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, है ना? जो इंसान ज़्यादा मेहनत कर रहा है या ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करना चाह रहा है, उसको भी सेम ही चीज़ मिलेगी। तो ये जो है एक प्रॉब्लम है। इसीलिए दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सोसाइटी को डेवलप करना है तो। ठीक है? अब इस डिबेट से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स को समझते हैं, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। रीजन भी कि अक्सर एग्जाम्स पे आपको थिंकर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर आते हैं जेएस मिल। इनको हमने लिबर्टी में भी पढ़ा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिबर्टी को ज्यादा फेवर किया ओवर इक्वालिटी। ठीक है? और जेएस मिल ने बोला कि इंडिविजुअल का फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू इक्वालिटी। स्टेट शुड इंटरफेयर मिनिमली, जो हमने हाँ प्रिंसिपल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो उन्होंने कहा कि स्टेट का जो इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। ठीक है? स्टेट को बहुत रेयरली इंटरफेयर करना चाहिए और एक इंडिविजुअल को फुल आजादी होनी चाहिए अनटिल अनलेस वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो। ठीक है? तो ये था जेएस मिल का आइडिया। जेएस मिल ने फेवर किया लिबर्टी को ओवर इक्वालिटी। नेक्स्ट आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने फेवर किया इक्वालिटी को ओवर लिबर्टी। ये सपोर्टर थे सोशलिज्म के। इन द कमिंग लेक्चर्स हम इस सारी आइडियोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग आप इतना समझो कि कार्ल मार्क्स जो थे वो इक्वालिटी को प्रमोट करते थे और कैपिटलिज्म के खिलाफ थे। ठीक है ना? कैपिटलिस्ट सिस्टम जो यूएसए में फॉलो किया जाता है, उसको अपोज करते थे और बोलते थे कि सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करना इंपॉर्टेंट है। तो कार्ल मार्क्स ने सबको क्या कहा कि इक्वालिटी प्रेफर करी ओवर लिबर्टी। ठीक है? उनके लिए इंडिविजुअल फ्रीडम क्या करता था, अमीर को अमीर बनाते जाता था, जैसे स्पेशली द बोर्जुआस। तो बोर्जुआस को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती थी और वो
बोर्जुआ क्या करते थे, यानी जो अमीर लोग थे, जो रिसोर्सेज को ओन करते थे, वो लोग प्रोलेटेरिएट क्लास, यानी जो वर्कर क्लास होती है, उनको एक्सप्लॉइट करते थे। और कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि जब ज्यादा लिबर्टी होती है तो कुछ परसेंटेज ऑफ रिच पीपल जिनके हाथ में रिसोर्सेज है, वो वर्कर्स को या लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं। इसलिए कार्ल मार्क्स ने हमेशा इक्वालिटी प्रेफर करी ओवर लिबर्टी। ठीक है। एंड ही इज कंसर्न मेनली विद इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो उनके हिसाब से आर्थिक समानता बहुत ज्यादा जरूरी थी फॉर रियल फ्रीडम। ठीक है। थर्ड थिंकर आते हैं जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करी। ठीक है। इन्होंने बोला कि इक्वालिटी और लिबर्टी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एम्फसाइज किया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पर। उन्होंने बोला कि एटलीस्ट हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी तो मिले, है ना? अगर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है और फिर उसके बाद कोई इंसान कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो चीज सेकेंडरी है उनके लिए। पर पहली चीज जो जॉन रोज कहते हैं वो ये कहते हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको एटलीस्ट एक अवसर जो है वो बराबर मिलना चाहिए। उसके बाद कोई कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो उसकी अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स है। राइट। तो जॉन रोल्स ने दोनों के बीच, यानी लिबर्टी और इक्वलिटी के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी। नेक्स्ट थिंकर इसाया बर्लिन। इन्होंने बोला कि अगर एक्सेसिव इक्वालिटी में रिड्यूस लिबर्टी एंड सपोर्टेड नेगेटिव लिबर्टी। अच्छा, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं। तो नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि इंडिविजुअल लिबर्टी, यानी इंडिविजुअल्स को आप लिबर्टी दो, स्टेट का इंटरफेरेंस मिनिमल होना चाहिए। स्टेट आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती, स्टेट को बहुत रेयरली इंटरफेयर करना चाहिए और इंडिविजुअल जो चाहे वो कर सकता है। मार्केट अपने आप से रन हो सकती है। जो नेगेटिव लिबर्टी के जो सपोर्टर्स थे वो फ्री मार्केट्स को भी सपोर्ट करते थे, तो यू मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट। उसके बाद आते हैं टीएच ग्रीन। टीएच ग्रीन बोलते हैं लिबर्टी रिक्वायर्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज सपोर्टेड पॉजिटिव लिबर्टी। तो जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में समझ भी चुके हैं कि टीएच ग्रीन पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर थे, यानी उनका मानना था कि लोगों के पास एटलीस्ट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए ताकि वो सेल्फ डेवलपमेंट कर सके। और अगर इंसान सेल्फ डेवलपमेंट कर पाएगा तो ही वो अपने लिए अच्छे फैसले ले सकता है या फिर वो फ्री कहला सकता है। अगर किसी इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है और फिर वो इंसान कोई जॉब करना चाहे या कुछ भी करना चाहे लेकिन उसके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है, तो फिर इक्वालिटी कहाँ से आ सकती है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो टीएच ग्रीन का मानना था कि आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लेकर आओ, सबके लिए एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी इक्वल क्रिएट करो। तो टीएच ग्रीन और जॉन रॉल्स, ये दो थिंकर्स ने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंपॉर्टेंट थिंकर्स कौन से हैं। एंड स्पेशली लेट मी बी वेरी क्लियर कि ये जो टॉपिक्स है ना, इक्वालिटी, द टॉपिक ऑफ इक्वालिटी, द टॉपिक ऑफ लिबर्टी एंड द टॉपिक ऑफ जस्टिस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ये तीनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पॉलिटिकल थ्योरी का बेसिक है। राइट। जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, राइट, तो उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल दीज थ्री आइडियाज आर वेरी मच इंटरकनेक्टेड। इसीलिए अक्सर एग्जाम में इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि अगर इक्वालिटी ज़्यादा होगी तो लिबर्टी पर क्या इम्पैक्ट होगा, और अगर सबको लिबर्टी दे दी जाए तो फिर इक्वालिटी क्या होगी, और दोनों से ही इनजस्टिस क्रिएट होगी, तो फिर जस्टिस कैसी लाई जाए। और ये वो कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिनकी जो पर्सपेक्टिव है, जो जिनकी विचारधारा है, वो हमें पढ़नी है, और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस थ्योरी पार्ट ऑफ व्यू। ठीक है। मूविंग ऑन। अब कुछ की कोटेशंस एग्जाम में अक्सर की कोटेशंस भी पूछी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो जे एस मिल की एक लाइन है कि द ओनली पर्पस इज टू प्रिवेंट हार्म्स टू अदर। अब इस हार्म वर्ड से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हार्म प्रिंसिपल दिया था जे एस मिल ने। हाँ, प्रिंसिपल दिया था जेएस मिल ने। तो जेएस मिल का मानना है कि एक इंडिविजुअल के पास फुल लिबर्टी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है। तो जेएस मिल जो थे वो हाँ प्रिंसिपल को सपोर्ट करते थे और बोलते थे कि एक इंडिविजुअल टोटली आजाद है अनटिल अनलेस वो किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। और अगर किसी पर्टिकुलर इंसान की वजह से, उसके एक्शंस की वजह से किसी दूसरे को नुकसान हो,
तो वहां पर स्टेट जो है आकर इंटरफेयर कर सकती है। कार्ल मार्क्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। ये अक्सर एग्जाम में पूछी भी गई है। ठीक है, यूजीसी नेट के एग्जाम में भी ये स्टेटमेंट कई बार आई है। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, ये स्टेटमेंट दिया था कार्ल मार्क्स ने। और जॉन रॉल्स ने कहा था ईच पर्सन हैज एन इक्वल राइट टू द मोस्ट एक्सटेंसिव बेसिक लिबर्टी। जॉन रॉल्स का मानना था, जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को सपोर्ट करते थे, तो उनका मानना था कि हर इंसान के पास इक्वल राइट है बेसिक लिबर्टीज का। ठीक है, तो जो बेसिक लिबर्टीज है वो हर इंसान का हक है। देन नेक्स्ट, इसाया बर्लिन सेड फ्रीडम फॉर द वुल्व्स हैज ऑफन मेंट डेथ फॉर द शीप। अब देखो, ये बहुत एक डीप स्टेटमेंट है। ठीक है, कि भेड़ियों की स्वतंत्रता भेड़ों के लिए खतरा बन सकती है। सॉरी, भेड़ियों की, राइट, भेड़ियों की स्वतंत्रता भेड़ों के लिए खतरा बन सकती है। मीनिंग व्हाट, कि अगर आपने इतनी ज्यादा लिबर्टी दे दी, अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव लिबर्टी दे दी, तो होगा क्या, जो ऑलरेडी लोग जिनके पास रिसोर्सेज है या जो पावरफुल है, वो अमीर होते जाएंगे। एंड नुकसान किसका होगा, एक्सप्लॉइट कौन होगा, वर्कर क्लास। ठीक है, या जो लोअर मिडिल क्लास की फैमिलीज हैं, या फिर जो आई वुड से एज इन टर्म्स ऑफ कार्ल मार्क्स भी एक्चुअली इसी चीज को सपोर्ट करते थे कि जो कैपिटलिस्ट हैं, जो बोर्जॉय हैं, जो रिसोर्स ओन करते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना। तो कैपिटलिस्ट या फिर पावरफुल लोग यहाँ पर कौन हो गए, भेड़िए। और अगर उनको बहुत ज्यादा स्वतंत्रता दे दी जाएगी, तो फिर क्या होगा, जो शीप है, जो कमजोर लोग हैं, उनका नुकसान होगा, या फिर कमजोर लोग पिस जाएंगे और फायदा कौन उठाता रहेगा, अमीर लोग। ठीक है, तो इसाया बर्लिन की स्टेटमेंट है कि फ्रीडम फॉर द वुल्फ हैज ऑफन मेंट डेथ फॉर द शीप। तो आप ये सारे कुछ कोटेशंस, इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, आप याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलो, अब कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हैं। लेट अस सी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लीगल इक्वालिटी मीन्स, क्या होता है लीगल इक्वालिटी। देखो, मैंने बताया था व्हेनेवर यू सी द वर्ड लीगल यू शुड नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ। ठीक है, और लीगल इक्वालिटी का मतलब कानून के सामने सब बराबर है। सो इक्वल इनकम, इज इट द राइट ऑप्शन, नो। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इज इट द राइट ऑप्शन, यस, क्योंकि हमने पढ़ा था इट इज ऑल्सो द की फीचर। की फीचर ऑफ व्हाट, की फीचर ऑफ लीगल इक्वालिटी। देन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये हो सकता था अगर यहाँ पर क्वेश्चन पॉलिटिकल इक्वालिटी होता तो, बट फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज द रॉन्ग आंसर। एंड सिमिलरली सोशल जस्टिस, नो, नॉट द राइट आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ फीचर ऑफ। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ, सेम लॉ किससे रिलेटेड है, लीगैलिटी से। तो ये तो बेटा क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको देखते ही क्लिक होने चाहिए कि इक्वालिटी बिफोर लॉ किसका फीचर है, लीगल इक्वालिटी का, राइट। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। सो आई होप आप जब प्रैक्टिस करोगे और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेट क्लियर कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आंसर क्या होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसिव लिबर्टी में लीड टू, अत्यधिक स्वतंत्रता से क्या हो सकता है। अब आप इस चीज को खुद से डिस्कस कर सकते हो, आप समझ सकते हो, हमने अभी पढ़ी भी थी जो एक डिबेट। ठीक है, क्या एक्सेसिव लिबर्टी से इक्वालिटी स्थापित होगी, समानता आएगी, बिल्कुल भी नहीं, है ना। पढ़ा था ना आपने इसाया बर्लिन का स्टेटमेंट कि भेड़ियों को अगर ज्यादा स्वतंत्रता दे दी जाए तो फिर भेड़ों का नुकसान हो जाता है। तो इक्वालिटी तो जाहिर सी बात है नहीं आ सकती, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्या जस्टिस आ सकती है, क्या न्याय स्थापित हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि इनजस्टिस होगा। इनइक्वालिटी, असामान्यता, हाँ, असामान्यता जरूर आएगी, क्योंकि अगर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास एक्सेसिव लिबर्टी चली गई, या अगर हर इंसान को आपने बोल दिया जो आपको करना है करो, यू आर ट्रूली एब्सोल्युटली यू आर फ्री, तो फिर क्या होगा, जिन लोगों के पास ऑलरेडी रिसोर्सेस हैं, जो ऑलरेडी पावरफुल है, वो एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देंगे लोअर क्लासेस को, तो उससे क्या होगा, इनइक्वालिटी डेवलप होगी। स्टेबिलिटी, स्थिरता, तो डेफिनेटली द रॉन्ग आंसर। सो द राइट आंसर इज असामान्यता और इनइक्वालिटी। द नेक्स्ट लेक्चर, सॉरी, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थिंकर ट्राइड टू बैलेंस लिबर्टी एंड इक्वालिटी। कौन से ऐसे थिंकर थे जिन्होंने लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहा। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था। दैट इज वाई आई टोल्ड यू एंड आई से इट अगेन एंड अगेन दैट पॉलिटिकल थ्योरी में थिंकर्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कौन से इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं। ऑल तो ये कॉन्सेप्ट हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी पढ़ेंगे, हम हर एक थिंकर को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन
थ्योरी के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि किस थिंकर का क्या पर्सपेक्टिव था। तो नाउ द ऑप्शंस आर थॉमस हॉब्स, रॉल्स, मार्क्स और जेएस मिल। व्हाट कैन बी द आंसर? देखो, जॉन रॉल्स जॉन रॉल्स ने अपनी थ्योरी दी थी जो हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, जस्टिस एज फेयरनेस भी इन्होंने बताया एंड इन्होंने ही कहा था कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। और जॉन रॉल्स ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट दरअसल इन्होंने नहीं दिया था, बट इन्होंने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया था। ठीक है, सो अगर आपको नहीं पता और अगर आपने थिंकर्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो फिर आप ऐसे क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाओगे। दैट इज वाई आई एम्फसाइज दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी थिंकर्स। ठीक है ना? अब मार्क्स, आपको पता है मार्क्स सपोर्टेड मार्क्सिज्म, वो चाहते थे इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो लाई जाए। ठीक है, जेएस मिल थे। J.S. Mill was a supporter of what? J.S. Mill was a supporter of, he actually gave the concept of positive liberty, है ना? एंड थॉमस हॉब्स नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर थे। तो कौन से ऐसे थिंकर थे जिन्होंने बैलेंस क्रिएट करना चाहा? इट वॉज रॉल्स। जॉन रॉल्स इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी फोकसेस ऑन। अब सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी किस पर फोकस करती है? डज इट फोकस ऑन लीगल राइट्स ओनली? आंसर इज नो, क्योंकि लीगल राइट्स पर तो लीगल इक्वालिटी फोकस करेगी, इजंट इट? ऑप्शन टू, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज। वेल्थ यानी रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज सबको बराबरी से मिले। क्या सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी इस पर फोकस करती है? लेट अस सी द अदर ऑप्शंस एज वेल। वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स आपको समझ में आना चाहिए कि वोटिंग इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। ठीक है, तो वोटिंग राइट्स किसका पार्ट होगा? पॉलिटिकल इक्वालिटी का पार्ट होगा। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट अ सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी, सो सी गेट्स एलिमिनेटेड। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी ये तो सिटीजन से रिलेटेड है, राइट? तो या तो ये सिविल होगी या फिर ये पॉलिटिकल इक्वालिटी होगी। तो डेफिनेटली यहाँ से भी आप पता कर सकते हो कि सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी तो नहीं है। तो आपको अपना राइट आंसर मिल गया, दैट इज योर ऑप्शन बी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा, अब एक बार आप फटाफट से रिकैप कर लेते हैं, ठीक है ना, कि क्या क्या होता है, क्या क्या हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने समझा इक्वालिटी क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी का मीनिंग समझा। और हैरल्ड जे लास्की और एक और थिंकर थे जिनकी हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी। ठीक, उसके बाद हमने टाइप्स एंड डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी समझा, जिसमें हमने लीगल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी को समझा। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स के बारे में पढ़ा और ये हमने पढ़ा इक्वालिटी वर्सेस लिबर्टी में। ठीक है ना? तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, स्पेशली द थिंकर्स पार्ट और बेसिक्स। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो फिर ये चीज़ भी आपको कंफ्यूज करेगी। ठीक है, एम आई क्लियर? आई होप आपको इक्वालिटी क्या है, उसका बेसिक्स, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपको समझ में आया होगा। सो आई थैंक यू ऑल फॉर being a part of this lecture, and the class is over from my side. Thank you everyone.